जनन ग्रंथियां, इसमें फर्स्ट डालना है वृषण। इसमें जनन ग्रंथियों में फर्स्ट है, ए डाल के डाल लो। ये ब्लैक से डाल रहे हो ना, तो इससे डालो, ब्लू पेन से डालो। क्या नहीं, इसमें स्थितियां नहीं लिखेंगे, ये अपन अगले जो जनन वाला चैप्टर है ना उसके अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। जब बस थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो लिखो इसमें वर्षण में लिखो, यह नर जनन ग्रंथि है। यह नर जनन ग्रंथि है। इससे लिंग हार्मोन, इससे नर लिंग करना, इससे नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। यह नर के गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद में बी पॉइंट डालो, अंडाशय। अंडाशय 5 मिनट ही हुए अभी। अंडाशय लिखो, यह मादा जनन ग्रंथि है। यह मादा जनन ग्रंथि है। इससे मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों को अंडरलाइन करना। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। यह मादा के गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद में क्वेश्चन लिखो पादप हार्मोन व जंतु हार्मोन में अंतर लिखिए। पादप हार्मोन व जंतु हार्मोन में अंतर लिखिए। आंसर लिखो,
पादप हार्मोन व जंतु हार्मोन में निम्न अंतर है। पादप हार्मोन व जंतु हार्मोन में निम्न अंतर है। एक तरफ लिख लो पादप हार्मोन और एक तरफ लिखो जंतु हार्मोन। पादप हार्मोन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह पादप के विभिन्न भागों से स्रावित होते हैं। यह पादप के विभिन्न भागों से स्रावित होते हैं। इधर लिखो जंतु हार्मोन में यह जंतुओं में ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। यह जंतुओं में ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। लिख लिया। इधर पादप हार्मोन में सेकंड पॉइंट लिखो, ये कम होते हैं। और इधर लिख लो जंतु हार्मोन में ये संख्या में अधिक होते हैं। ये संख्या में अधिक होते हैं। बस ये क्वेश्चन हो गया। अब एक डायग्राम घर से बनाना है बेटा। ये वाला डायग्राम बनाना है ग्रंथियों वाला। ये ग्रंथियों वाला एक बना लेना। ये बनाने के बाद इसमें ये वाला जो वर्षण है ना मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें नर और मादा, तो इनमें नर और मादा दोनों एक ही बनाना है, बनाने में दो। लेकिन बस इतना सा करना है, जो यहाँ पे ये वर्षण है, यहाँ पे वर्षण और ये अंडाशय ग्रंथि, ये दोनों को दर्शा देना। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, हाँ एक ही चित्र में दर्शाना है बेटा, ठीक है ना। चाहे ये संरचना किस प्रकार कैसे भी बनाओ तुम, ये अंडाशय किस प्रकार से बन रही है ना, वो संरचना कैसे बना देना, लेकिन ग्रंथियों की स्थिति वाला डायग्राम है, यानी कहाँ कहाँ पर स्थित होती है। तो ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है ये डायग्राम, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बनाना है, एक बना लेना कोई सा भी, और ये नामकरण करना है, ठीक है। बुक के क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। कैसे होता है रासायनिक समन्वय? जंतुओं में हार्मोन के द्वारा होता है ना, हार्मोन के द्वारा होता है ना। तो इसकी क्वेश्चन की जगह छोड़ो बेटा और आंसर लिखो इसका। लिखो आंसर, लिखो सजीवों में रासायनिक समन्वय, सजीवों में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। सजीवों में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। हार्मोन के द्वारा होता है। पैराग्राफ चेंज करके, सजीवों में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो हार्मोन के गुण, हार्मोन के गुण ऑब्लिक विशेषताएं ऑब्लिक लक्षण ऑब्लिक महत्व। ये हार्मोन के महत्व लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट महत्व लिखो नीचे। अब यह विशिष्ट लिखो फर्स्ट, यह विशिष्ट रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ये विशिष्ट रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ये विशिष्ट रासायनिक संदेश वाहक होते हैं।
दूसरा लिखो बेटा, ये विशिष्ट अंगों या ऊतकों पर, ये विशिष्ट अंगों या ऊतकों पर क्रिया करते हैं जिन्हें लक्ष्य अंग कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है बेटा? आंसर लिखो दूसरे का। लिखो, आयोडीन की कमी से गलगंड, ब्रैकेट में घेंगा लिख लेना, गलगंड या घेंगा, रोग हो जाता है, ब्रैकेट में घेंगा लिख लिया ना, ब्रैकेट बंद, रोग हो जाता है। अतः इसके बचाव के लिए आवाज कौन कर रहा है? अतः इसके बचाव के लिए आयोडीन युक्त नमक की जगह क्या करना है? के उपयोग की सलाह दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, किताब खोल रखे हो ना सब। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होती है। एड्रीनलिन क्या है बेटा? ग्रंथि है क्या? हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? एड्रीनलिन। अब ये एड्रीनल ग्रंथि जब रुधिर में एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव करती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? क्या होता है बेटा? कल समझाया भी था। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ना? तो आंसर लिख लो बेटा इसका। लिखो, जब एड्रीनल ग्रंथि रुधिर में एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव करती है, तो इसके द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव करती है तो इसके द्वारा हृदय की धड़कन कोमा श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन दर बढ़ जाती है। इससे पेशियों को अधिक O2 प्राप्त होती है
इससे पेशियों को अधिक O2 प्राप्त होती है, अधिक O2 प्राप्त होती है, जिससे यह आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जीवों के शरीर को तैयार करती है, जीवों के शरीर को तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? जो मधुमेह के जिनके डायबिटीज होती है ना बेटा, उनका जो उपचार किया जाता है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा कर किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपनी जो कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय। जो कौन से हार्मोन का स्राव करती है बेटा? इंसुलिन। उस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने की वजह से अपनी बॉडी के अंदर शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो बढ़ने की वजह से अपनी बॉडी के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज। तो डायबिटीज को समाप्त करने के लिए इंसुलिन का हार्मोन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि या तो जो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव नहीं कर रही होगी, इस वजह से उसके उपचार के लिए लगा रहे, ठीक है ना। आ गया समझ में? लिखो आंसर। आजा बेटा लिखो। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की कमी से शरीर में रक्त ही लिखे हो ना, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। लिख लिया यहाँ तक? इसके बाद में लिखो, इससे मधुमेह ब्रैकेट में लिख लेना डायबिटीज। इससे मधुमेह ब्रैकेट में लिख लेना डायबिटीज ब्रैकेट बंद। रोग हो जाता है अतः इस रोग से बचाव के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद में अभ्यास के क्वेश्चन बेटा, अभ्यास के क्वेश्चन डालो। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन लगाओ बेटा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। लगाओ बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, उपयोग सभी। लगाओ बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ग्राही किसे कहते हैं बेटा? जो उद्दीपनों को ग्रहण करने वाला। कोई सा भी पदार्थ शरीर का, जैसे त्वचा भी हो सकती है, कोई सा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ग्राही का क्या कार्य है? आवाज नहीं, ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार करना है जब ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो। जैसे अपने जो बॉडी के ग्राही अंग है, अगर वो कार्य करना बंद कर दे तब क्या होगा? सोचना है। क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? बताओ क्या हो सकता है? बताओ बेटा। हाँ, जो अपन सूचना ग्रहण करते हैं उनको ग्राही अंग बोलते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? पागल तो क्यों होंगे बेटा? अपने शरीर को नुकसान पहुंचा देगा कोई भी, तभी पता नहीं चलेगा ना अपन को, क्योंकि अपन को सूचना ही नहीं पहुंचेगी। ग्राही अंग अगर ग्रहण ही नहीं करेगा तो मस्तिष्क तक सूचना भी नहीं पहुंचेगी ना। जैसे एक तरह से ये लकवा आ जाता है ना। अब जैसे लकवा में अगर जैसे किसी बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है तो उस बॉडी के पार्ट के अगर अपन कितनी ही चोट मारे कि कुछ भी करे, लेकिन वहाँ के जो ग्राही अंग होते हैं वो उसको जो उद्दीपन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अपन को पता नहीं चलेगा, माइंड को पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है ना। ठीक है ना। आंसर लिखो बेटा इसका। लिखो, ग्राही उद्दीपनों को ग्रहण करके मेरु रज्जु तक ले जाते हैं। मेरु रज्जु तक ले जाते हैं। मेरु रज्जु तक ले जाते हैं। कौन लेके जाता है बेटा मेरु रज्जु तक? ग्राही अंग तो बेटा उद्दीपनों को ग्रहण करता है, लेकर जाने का कार्य कौन करता है? हाँ, वो चाप पढ़ाया था ना बेटा, उसमें बनाया था ना। हाँ, कौन लेके जाता है बेटा? कौन लेके जाता है? लेके कौन जाता है बेटा? कौन सा? संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन, संयोजी न्यूरॉन। कौन सा लेके जाता है? प्रेरक न्यूरॉन लेके जाता है क्या? संवेदी अंग तो ग्रहण करता है, लेके जाता है क्या? एक बात कंफर्म करो, देख के। संवेदी न्यूरॉन सही है ना। वो लेके जाएगा कहाँ तक बेटा? मेरु रज्जु तक। मेरु रज्जु से संयोजी न्यूरॉन से वापस सूचना कौन लेकर आएगा बेटा? प्रेरक न्यूरॉन। फिर वापस कार्यकारी अंग क्या करेगा? प्रतिवर्ती क्रिया व्यक्त करेगा। वहां से मतलब जो जिस अंग को क्या चोट पहुंची या कोई उद्दीपन मिला है उसको वहां से क्या करेगा? बचाएगा। क्या करेगा? बचाएगा। आगे समझ? कहाँ तक लिख लिया? मेरु रज्जु तक ले जाते हैं। लिखो आगे। मेरु रज्जु तक ले जाते हैं तथा अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। मेरु रज्जु तक ले जाते हैं तथा अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। ये तो हो गया बेटा ग्राही अंगों का कार्य। ये लिख रखा है ना कि हमारे शरीर में ग्राही अंगों का क्या कार्य है। इसका आंसर हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। हाँ बेटा, हाँ इसके आगे पूछ रहा है ना, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो। यदि ग्राही उचित प्रकार से
यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो हम किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इस कारण हमें कोई भी हानि पहुंचा सकता है। कोई भी हानि पहुंचा सकता है और हमें आभास भी नहीं होगा। लिख लिया बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना क्वेश्चन समझ में अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक तंत्रिका कोशिका, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं आएगी अगर बोलोगे तो ना। एक तंत्रिका कोशिका, ब्रैकेट में लिख रहा है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन भी बोलते हैं ना बेटा। की संरचना बनाइए। संरचना का मतलब बेटा उसका डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ठीक है बेटा। तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। हाँ बेटा, सबका ही करना है, दुर्मिका भी करना है, कोशिका काय का भी करना है, तंत्रिका का करना है और संपूर्ण न्यूरॉन का भी करना है ना, सिनेप्स का भी करना है। पांचों करना है बेटा। 5 लिखवाए थे ना तुम्हारे को, वो पांचों करना है, डायग्राम बनाएंगे। ठीक। हाँ बेटा, न्यूरॉन के प्रकार थोड़ी है, वो कार्य थे ना जिसमें हाँ दुर्मिका के कार्य थे, तंत्रिकाक्ष का कार्य था। हाँ पांचों करना है बेटा। सिनेप्स इधर देखो, एक तो पहले सबसे पहले तो उसका लिख देना, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का लिख देना पूरे का। एक उसका तो कार्य था ना, वो लिख देना। वो लिखने के बाद तंत्रिका कोशिका के जो पार्ट थे बेटा, कौन कौन से लिखवाए थे मैंने? सिनेप्स के लिखवाए थे, दुर्मिका के लिखवाए थे, कोशिका काय के लिखवाए थे और तंत्रिकाक्ष के लिखवाए थे। वो सारे के सारे कार्य लिखना है, डायग्राम बनाएंगे। आ गया समझ में? तो अब कितनी सी जगह में कर लोगे देख लो बेटा, तुम्हारे हिसाब से जगह छोड़ दो। छोटे छोटे पॉइंट हो, ज्यादा बड़े नहीं हो वहां पे, देख लो उनको। मिल गई है बेटा? हाँ बेटा, कार्य करना है, ये डायग्राम बनाना है तंत्रिका कोशिका। ये करने के बाद ये विभिन्न भागों कार्य है ना, 1 2 3 4 और 1 5, ये तंत्रिका कोशिका कार्य। ठीक है, ये पांचों करना है। हाँ इधर का नहीं करना, कौन सा? नहीं एक नहीं करना बेटा, ये डायग्राम और ये करना है। ये डायग्राम बनाना बेटा, ये डायग्राम थोड़ा रंग से बना है ना। ये डायग्राम करना है बेटा। दुर्मिका का कार्य करना है, कोशिका का कार्य करना है, तंत्रिकाक्ष का कार्य करना है, सिनेप्स का कार्य करना है और ये न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का कार्य ये करना है। कितने में हो जाएगा? ये इतना बड़ा थोड़ी करेंगे, उसमें छोड़ छोड़ के थोड़ी करते हैं अपन आंसर। तो लगभग देख लो कितना छोड़ोगे तुम्हारे हिसाब से। मिल गया ना बेटा सभी को? हाँ बेटा, बस ये कार्य करना है, 5 ही तो कार्य है, ये पांचों कार्य करना है। उसके बाद में अरे बेटा एक संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का भी तो है, वो करना है। उसके अलावा उसके भागों के, तो सबसे पहले वो कर लेना। आ गया ना समझ में? 5 हो गए ना अब तो? हाँ बेटा, मिल गया सभी को? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। अरे आवाज नहीं, मैं थोड़ा गला दर्द कर रहा है मेरा, तो धीरे बोलो। 8वां क्वेश्चन बेटा। हाँ अच्छा अच्छा, छठा रह गया बेटा। अच्छा ये 5वां था। अच्छा ठीक है, चलो छठा देखते हैं। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार से होता है? पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार से? सब जानते हैं अच्छे से। हाँ बेटा मैं करवा, हाँ नहीं बेटा गलत है,
पौधों में धनात्मक थोड़ी, पौधा तो जड़े भी हो गए बेटा उसके बाद, पर उसे बोलते हैं बेटा प्ररोह। क्या बोलते हैं? जो वायु वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? आवाज नहीं, प्ररोह भाग। प्ररोह भाग क्या होता है? धनात्मक होता है बेटा, और जड़ें क्या होती है? ऋणात्मक। आगे समझ? तो इसका आंसर लिखवा देता हूँ बेटा तुम्हारे को। कहीं में नहीं बेटा, मैं तुम्हारे को लिखवा रहा हूँ इसका आंसर। लिखो किस प्रकार से करना है, लिखो बेटा। यदि पादप पर, यदि की जगह जब कर लो, चलो कर, कोई दिक्कत नहीं है, यदि रहना दो। यदि पादप पर ये क्या करा है तुमने? क्या मेरे को समझ में नहीं आया? जब कराओगे, जब के बाद मिलेगा। जब पादप पर, ये छठे का आंसर है बेटा। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा हो तो, एक ओर से प्रकाश आ रहा हो तो ऑक्सीन विकसित होकर, ऑक्सीन हार्मोन, ऐसे लिखो, ऑक्सीन हार्मोन आ रहा हो तो ऑक्सीन हार्मोन विसरित होकर छाया वाले भाग में आ जाता है। विसरित होकर छाया वाले भाग में आ जाता है। विसरित होकर छाया वाले भाग में आ जाता है। यहाँ ऑक्सीन कोशिकाओं को वृद्धि, यहाँ ऑक्सीन हार्मोन है ना बेटा। यहाँ ऑक्सीन हार्मोन क्या लिखा है? ऑक्सीन ही लिखे हो क्या? क्या कहाँ तक लिखे हो? अच्छा, कोशिकाओं को वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। आगे बेटा समझ में। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को छठा, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार से होता है? ठीक है ना बेटा। अब वो परिभाषा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या लिख सकते हैं? परिभाषा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। पूछने में देखिए, अगर जैसे ये पूछे कि ऑक्सीन हार्मोन का क्या कार्य है प्रकाशानुवर्तन में, तो वही कार्य कहीं पे भी पूछे, कैसे भी पूछे, कार्य वही लिखना है। कोशिका क्या करेगा? विभाजन करेगा, और क्या करेगा? विवर्धन। क्या करेगा? विवर्धन। ठीक है ना। विवर्धन का मतलब होता है बेटा ग्रोथ करना। ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृद्धि करना। वृद्धि करते हैं ना। जैसे अभी ये कितने ग्राम का है? 50 ग्राम का। कितने ग्राम का है बेटा? 50। अभी धीरे धीरे बड़ा होगा, 200 ग्राम का जाएगा, फिर इसका क्या हुआ? विवर्धन हुआ। क्या हुआ? विवर्धन। आगे तो मतलब वृद्धि होना एक तरह से। क्या होना? लो चले बेटा, वो कुर्सी में था या मैं मेरे लग जाबो बोलते आगे ना बेटा समझ में अच्छे से। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 7वां। मेरुरज्जु में आघात जानते हो बेटे से? आघात बोलते हैं बेटा चोट को। चोट लग जाती है ना। अगर जैसे मेरुरज्जु किसी प्रकार की चोट लग जाती है, क्या लग जाती है? चोट। तो मैं किन संकेतों के आने की व्यवधान है? व्यवधान यानी मतलब किस प्रकार की अपने बॉडी को, व्यवधान का मतलब क्या होता है? व्यवधान हानि बोल सकते हैं एक तरह से। हाँ, कि किस प्रकार से अपनी बॉडी को हानि पहुंचेगी। ठीक है ना। तो बताओ, अगर मेरुरज्जु अपना चोटिल हो जाता है या किसी वजह से टूट जाता है, तो फिर उसे अपन को जो बॉडी है उसको क्या व्यवधान होगा? क्या हानियां हो सकती है? क्या हो सकती है बताओ? मेरुरज्जु से अपन को पता है तंत्रिका तंत्र कंट्रोल होता है, उससे करता है ना बेटा। मेरुरज्जु कंट्रोल करता है ना, प्रतिवर्ती क्रिया को वही कंट्रोल करता है ना। तो अगर यही एक तरह से खराब हो जाएगा तो प्रतिवर्ती क्रिया ये काम करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। ठीक है ना। तो आंसर लिखो बेटा इसका। हाँ बेटा, अरे रुको, एक मिनट रुको। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ सही है। लिखो प्रतिवर्ती क्रियाओं
प्रतिवर्ती क्रियाओं एवं अनैच्छिक क्रियाओं के संकेतों में व्यवधान होगा। चाय वाय पीना है क्या किसी को? मैं तो पी लिया अब। चाय वाय पीना है क्या? कहाँ तक लिखा बेटा? संकेतों में व्यवधान होगा। संकेतों में व्यवधान है ना, इसमें क्वेश्चन में टॉपिक है लिख रखा है, इसमें व्यवधान होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 8वां है ना, इतना सही है बेटा। प्रतिवर्ती क्रियाओं में और अनैच्छिक क्रियाओं में व्यवधान, यानी एक तरह से व्यवधान रोक हो जाएगी, उस तरह से समझ लो। क्या हो जाएगा? रोक हो जाएगी एक तरह से, ठीक है, रोक आउट हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8वां है ना, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है बेटा? ग्रंथियों द्वारा होता है। पादपों में ग्रंथियां पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बेटा? पत्ते में पाई जाती है, तने में पाई जाती है ग्रंथियां। पादपों में, पीछे से आवाज आ रही है, पादपों में ग्रंथियां पाई जाती है। तो तू ही तो बोल रही है बेटा। बेटा वो रासायनिक समन्वय वाला लिखवाया था ना मैंने, एग्जाम्पल लिखवाया था, परागकण का बीजांड की ओर गमन लिखवाया था ना बेटा, वो वाली परिभाषा देख के लिख लो। हाँ, रसायन वर्तन। चलो मैं लिखवा देता हूँ, लिखो बेटा। क्वेश्चन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है बता पहली बात। तो फिर 8वें में लिखना। लिखो बेटा, पौधों में लिखो बेटा, पौधों में किसी रसायन की दिशा में गति को, आवाज नहीं, किसी रसायन की दिशा में गति को रसायनोवर्तन कहते हैं। गति को रसायनोवर्तन गति कहते हैं। रसायनोवर्तन गति कहते हैं। इस प्रकार की गति में पौधे के भाग रसायन की दिशा में गति करते हैं। पौधे के भाग रसायन की दिशा में गति करते हैं। रसायन की दिशा में गति करते हैं, जैसे परागनली का बीजांड की ओर गति करना। जैसे परागनली का बीजांड की ओर गति करना। कर लिया बेटा? परागनली का बीजांड की ओर गति करना। कर लिया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 9। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता होती है। चैप्टर है ना बेटा अपना, नियंत्रण और समन्वय के। हाँ बेटा, रसायनो वर्तन। बेटा रसायन का मतलब होता है केमिकल। क्या होता है? केमिकल जानते हो सब, खेतों में भी डालते हैं ना। उसी प्रकार से, अरे आवाज नहीं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी क्या होता है? बहुत से रसायन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? रसायन। तो उस रसायन की दिशा में अगर पादप का कोई सा भाग हो सकता है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले रहे परागनली। क्या ले रहे बेटा? परागनली क्या होती है? अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब ये परागनली क्या करेगी? ये रसायन की दिशा में क्या करेगी? गति करेगी। आगे समझ? रसायन की दिशा में गति को क्या बोलते हैं? रसायनोवर्तन। आगे बेटा समझ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? यानी बेटा अगर अपने बॉडी के अंदर वही बात आती है कि तंत्रिका तंत्र वाला जो सिस्टम होगा वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सही है ना? तो तुम्हारे सबको बताया क्या होगा, तो लिखो बेटा इसका आंसर। हाँ बेटा, किसी जीव में, आंसर लिखो बेटा 90 का। किसी जीव में
नियंत्रण व समन्वय, नियंत्रण व समन्वय की आवश्यकता होती है। नियंत्रण व समन्वय की आवश्यकता होती है क्योंकि, अब फर्स्ट पॉइंट लिखना है बेटा, होती है क्योंकि, अब फर्स्ट पॉइंट लिखो, उसमें लिखो यह विभिन्न अंगों में, यह विभिन्न अंगों व, में मत करना व करना, यह विभिन्न अंगों व तंत्रों में, यह विभिन्न अंगों व तंत्रों में, अंगों व तंत्रों में सुव्यवस्थित व सुव्यवस्थित, विभिन्न अंगों व तंत्रों में सुव्यवस्थित एवं समन्वित रूप से, एवं समन्वित रूप से, समन्वित रूप से कार्य कराता है, कार्य कराता है। जैसे गर्म जल के स्पर्श से, जैसे गर्म जल के स्पर्श से हाथ का अचानक हटाना, हाथ का अचानक हटाना, लिख लिया बेटा। जैसे गर्म जल से, गर्म जल के स्पर्श से हाथ का अचानक हटाना, कर लिया बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, मतलब सेकंड पॉइंट डालना है। सेकंड पॉइंट लिखो, किसी भी जीव को, किसी भी, हाँ बेटा धीरे धीरे लिख रहे हो क्या, तेज लिखो थोड़ा। किसी भी जीव, हाँ सेकंड पॉइंट लिखना है बेटा, किसी भी जीव को अपने पर्यावरण में, अपने पर्यावरण में अपने अस्तित्व के लिए, अपने पर्यावरण में अपने अस्तित्व के लिए नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। अपने अस्तित्व के लिए नियंत्रण व समन्वय की आवश्यकता होती है, नियंत्रण व समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। मतलब जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है बेटा और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है बेटा, एक प्रकार से, तो क्या अंतर है बता सकते हो क्या? प्रतिवर्ती, अनैच्छिक क्रिया नहीं बता सकते क्योंकि अनैच्छिक ये अपनी इच्छा से चलती है ना, जैसे हृदय की धड़कन है ना बेटा, है ना। और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तो होता है, किसके द्वारा होता है बेटा? पश्च मस्तिष्क का भाग है बेटा, क्या होता है? मेंडुला है ना बेटा, उसके द्वारा नियंत्रित होती है ना, उसके द्वारा ही होती है क्या? देख देख खोल के मेरे को बताओ, मेरे को नहीं आ रहा। हाँ तो सही बताओ ना मेरे को, मेंडुला क्या करता है? मैं सही तो बता रहा हूँ हर ठीक है ना बेटा। अब बात आती है प्रतिवर्ती क्रिया, किसकी? प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया का माइंड द्वारा क्या नहीं होता? कंट्रोल नहीं होता, उसका कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु। कौन करता है बेटा? मेरुरज्जु। तो एक अंतर ही हो गया, तो एक ही आता है अपन को, दो तो आते नहीं, तो दो में लिखवा दूंगा, आज याद कर लेना, ठीक है बेटा। लिखो आंसर, लिखो 10वें का, ऐच्छिक क्रिया, लिखो बेटा ऐच्छिक क्रिया एवं प्रतिवर्ती क्रियाएं। हाँ बेटा, अरे अनैच्छिक है क्या? तो तुम भी ध्यान रखा करो, पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा बुक खोल के रखा करो। लिखो अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं, तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से निम्न प्रकार भिन्न है,
निम्न प्रकार भिन्न है, निम्न प्रकार भिन्न है। ठीक है बेटा। अब एक तरफ क्या डालना है, अनैच्छिक क्रिया, एक तरफ क्या डालना है, प्रतिवर्ती क्रिया। डालो बेटा। हाँ बेटा, अनैच्छिक क्रिया में फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो बेटा। यह अचानक नहीं होती है, यह अचानक नहीं होती है, यह अचानक नहीं होती है। इसके बाद में प्रतिवर्ती क्रिया में लिखो बेटा, यह अचानक होती है, यह अचानक होती है। इसके बाद बेटा ये अनैच्छिक क्रिया में सेकंड पॉइंट लिखो, यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। और ये किसके प्रतिवर्ती किसके द्वारा नियंत्रित होती है, लिखो बेटा, यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। पढ़ते तो सारे लेकिन नंबर नहीं आते, जाने क्यों। ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। बस ये दोनों याद रखना है बेटा, है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, आवाज नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रिया की तुलना में, क्रियाविधि की तुलना में व्यतिरेक कीजिए। व्यतिरेक का मतलब ये होता है बेटा क्या, हाँ क्या होता है, तुलना। अब देखो कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं, है ना। तो तुम लिख लिया अगर ऊपर से वजह से तुलना करना, अंतर करना, ये कंफ्यूज, इतने आड़ तो नहीं देगा, वो सिंपल से देते हैं। हाँ बेटा, इधर देखो ये बोल रहा है कि जंतुओं में जो नियंत्रण है वो समन्वय होता है ना, दो चीजों के द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है, एक तो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी तंत्रिका द्वारा होता है, और किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है ना, इन दोनों के द्वारा होता है। तो इनमें क्या तुलना है, यानी हार्मोन क्या किस प्रकार से क्रिया करते हैं और तंत्रिका किस प्रकार से क्रिया करती है। तो लिखो बेटा। ना बेटा नहीं चल रहा क्या, चल रहा है और देखने बॉडी चलो कोई बात नहीं, आंसर भी डाल दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा हो। डिजिटल बोर्ड की तरह बना दूंगा वीडियो को एडिटिंग करके, टेंशन क्यों ले रहे हो। आज देखना चलो वीडियो, ये आज तो नहीं डलेगा, कल या परसों जो आप ये अभ्यास के उसमें डलेंगे ना, फिर देखना इधर आंसर आएंगे, मैं इधर बोलूंगा। ठीक है ना। अब लिखो आगे क्वेश्चन नंबर 11, लिखो बेटा। तंत्रिका क्रिया विधि, तंत्रिका क्रिया विधि व हार्मोन क्रिया विधि में निम्न अंतर है, में निम्न अंतर है, में निम्न अंतर है। मेरे को वीडियो इतनी एडिटिंग इतनी अच्छे से आती है, सीख रखा है मैंने वीडियो एडिट। अब जैसे मान लो तुम अगर ऑनलाइन क्लास देखो ना, तो जैसे कोई सा भी टॉपिक आता है, ठीक है। अब मैं जैसे पाचन तंत्र को समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, पाचन तंत्र। फिर मैं पाचन तंत्र को बोलूंगा, देखो बेटा ये हृदय इस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर इधर वीडियो चलेगा, फिर तुम देखोगे उसमें, अब मैं खड़ा रहूंगा यहीं पे, है ना। वीडियो जैसे भाई हृदय किस प्रकार से कार्य करता है अपन देखते रहते हैं वीडियो, तो सारा सारा वीडियो ही बोर्ड पे चल जाएगा। एक तरह से कोई बोल नहीं सकता कि ये डिजिटल बोर्ड है या क्या है, लेकिन इसमें टाइम लगता है बेटा, मेन बात यही है। ठीक है। हाँ तो अपन क्या कर रहे थे, 11वां क्वेश्चन कर रहे थे ना, कहाँ तक लिख लिया, मेन निम्न अंतर है ना। अब एक तरफ लिखो बेटा तंत्रिका क्रियाविधि, तंत्रिका क्रियाविधि, और एक तरफ लिखना है हार्मोन क्रियाविधि। हार्मोन क्रियाविधि। हाँ बेटा
इसमें तंत्रिका क्रियाविधि में फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, और लिखो ये तंत्रिका द्वारा संपन्न होती है। ये तंत्रिका द्वारा संपन्न होती है। और इधर क्या लिखोगे बेटा, यह हार्मोन द्वारा संपन्न होती है। लिखो बेटा इधर। अरे आवाज नहीं, क्या कहीं की पटलाएं कर रहे हो हैं? क्या पटलाएं करते रहते हो तुम पीछे बैठे बैठे? ये तीनों एक साथ बैठते ही गलती हो। कल से मेरी क्लास में अलग अलग दिखना तीनों, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, ये तीव्र गति से होती है। हाँ बेटा, तंत्रिका क्रियाविधि ये तीव्र गति से होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है ना। तुम तो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम तो पटलाएं कर रहे हो। और इधर सारे के सारे लिख लिए। हाँ बेटा, हार्मोन में सेकंड पॉइंट लिखना है, ये मंद गति से होती है। हाँ बेटा, बस 2 पॉइंट हो गए ना। अब इसके बाद में 12वां क्वेश्चन करना है बेटा। चुई मुई पादप में गति। चुई मुई का पादप जब बेटा गति करता है ना, उसमें हाँ बेटा, वो तो 3-4 दिन हो गए बेटा। इधर देखो बेटा, चुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति में के तरीके में क्या अंतर है? हाँ बेटा बताओ। हमारी जो टांग की गति होती है ना, जैसे वो किसी भी उद्दीपन के प्रति हो सकती है, तो टांग की गति में और जो चुई मुई की गति में क्या अंतर है बताओ। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि चुई मुई में जो क्रिया होती है वो कौन सी है? कुंचन गति है। और टांग की जो गति है वो कैसी है? प्रतिवर्ती, है ना। तंत्रिका तंत्र द्वारा न्यूरॉन होती है, मतलब कंट्रोल होती है। वहां पे किसके द्वारा कंट्रोल होगी? जल के द्वारा। जल ही कंट्रोल करता है ना वहां पे, तो जल की मात्रा को क्या कर लेता है? वहां से कम कर लेता है। इससे पत्तियां क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। तो बेटा लिखो इसका आंसर, लिखो चुई मुई पादप की गति, चुई मुई पादप की गति वह टांग की गति में निम्न अंतर है। वह टांग की गति में निम्न अंतर है। वह टांग की गति में निम्न अंतर है। एक तरफ लिखना है बेटा चुई मुई पादप की गति, और एक तरफ लिखना है टांग की गति। हाँ बेटा, इधर चुई मुई वाली है ना, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है। तो लिखो चुई मुई में फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, यह स्पर्शानुकुंचन गति है। यह स्पर्शानुकुंचन गति है। यह स्पर्शानुवर्तन गति है। स्पर्शानुकुंचन गति है। इधर लिखो बेटा टांग की गति में ये ऐच्छिक गति है। ये ऐच्छिक गति है। चुई मुई की गति में सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, ये चुई मुई में लिखो बेटा, लिख लिया। हाँ, ये चुई मुई में किसी स्पर्श से होती है। चुई मुई में किसी स्पर्श से होती है। इधर सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, टांग की गति में यह हमारी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार होती है। वह आवश्यकता के अनुसार होती है। इच्छा व आवश्यकता के अनुसार होती है।
अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन कल से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में।